नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने थ्योरी की एक क्लास तैयार की है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, चाहे आप जेट का एग्ज़ाम दो या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2021 का एग्ज़ाम दो, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर बार इस टॉपिक में से चाहे जेट हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, मैं ये जो क्लास बना रहा हूँ, ये क्लास मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। एक इसका फर्स्ट पार्ट होगा, एक इसका सेकंड पार्ट होगा। आगे बात समझ में। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद में अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में इस क्लास को देखना है तो मैं इंग्लिश मीडियम की क्लास भी बना दूंगा। ठीक है, तो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी धमाकेदार क्लास। देखिए क्या है जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है टोमेटो। ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है टोमेटो। ठीक है, थोड़ा सा उस टॉपिक का नाम है टोमेटो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके उपनाम की। ठीक है, तो उपनाम क्या है? इसको बोला जाता है गरीब का संतरा, फिर बोला जाता है वुल्फ एप्पल, विलायती बैंगन, और इसको लव एप्पल बोला जाता है। लव एप्पल इसको कहाँ पर बोला जाता है? इंग्लैंड में इसको लव एप्पल के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है, इस वानस्पतिक नाम से को 3 बार चेंज कर दिया गया है। देखिए जो सबसे पहले वानस्पतिक नाम था वो वानस्पतिक नाम था लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। आगे बात समझ में। लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम इसका नाम था सबसे पहले। आगे बात समझ में। जो पुरानी बुक्स थी उसके अंदर ये नाम था मेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका नाम को बदला और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सोलेनम लाइकोपर्सिकम कर दिया। आगे बात समझ में। सोलेनम लाइकोपर्सिकम कर दिया गया था। लेकिन जो अभी तत्काल में जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है, उस बुक के अंदर इसका जो नाम लिखा हुआ है वो नाम लिखा हुआ है लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकम। आगे बात समझ में। तो अब इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? अब इसका वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम। आगे बात समझ में। ठीक है, तो अगर आपको तीनों ही नाम अगर ऑप्शन में दिखाई देते हैं तो आपको जो नाम राइट करना है वो थर्ड वाला करना है। अगर तीनों में से कोई सा भी दिखाई देता है दैट मीन्स आपको एक को चूज करना है। आगे बात समझ में। ठीक है, फिर बात करते हैं कुल की। तो कुल की बात करें तो क्या है? इसका जो कुल है वो कुल कौन सा है? सोलेनेसी कुल है। सोलेनेसी कुल की विशेषताएं बता दूं मैं। जो सोलेनेसी कुल के अंदर जितने भी पौधे हैं या जितने भी फल आते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि वो मल्टीसीडेड होते हैं या बहुबीजीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुबीजीय होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो बीजों की संख्या होती है वो क्या होती है? एक से अधिक होती है। आगे बात समझ में। एक से अधिक बीज होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? बहुभुजीय या मल्टीसीडेड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये सोलेनेसी का एक लक्षण है। हालांकि कुछ पौधे या कुछ फल ऐसे भी होते हैं, कुछ फल सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनमें एक ही बीज होता है, लेकिन फिर भी वो किस में आती है? सोलेनेसी में आती है। तो कुछ अपवाद आपको जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। तो कुछ अपवाद होते हैं, उनमें कुछ अलग लक्षण भी है। उन अलग लक्षणों को भी देख कर क्या किया जाता है? जो सब्जी और फलों की जो कुल है उसको निर्धारित किया जाता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? उत्पत्ति स्थान इसका पेरू, दक्षिणी अमेरिका। क्या है उत्पत्ति स्थान? क्या है इसका? इसका उत्पत्ति स्थान है पेरू, दक्षिणी अमेरिका। आगे बात समझ में। पेरू, दक्षिणी अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके फल का प्रकार। तो इसका जो फल का प्रकार है वो फल का प्रकार क्या है? सरस या बेरी। फल का प्रकार क्या है? इसके फल का प्रकार है सरस या बेरी, इसको बोला जाता है। आगे बात समझ में। और टमाटर जो होता है वो पाले से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, मतलब पाले की चपेट में बहुत ज़्यादा आता है टमाटर। तो टमाटर को पाले से बचाने के लिए किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है हमारा खाने वाला भाग की बात करें तो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? पौधे का फल वाला भाग खाते हैं। क्लियर है, पौधे के फल वाला भाग अपन खाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n नंबर बराबर 26। अब देखिए 26 गुणसूत्र संख्या और किस में होती है? अगर आपको पूछ ले तिल के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो तिल के अंदर भी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 26 होती है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में तिल कहाँ पर होते हैं? राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिल जो होते हैं पाली में होते हैं। और पाली का जो केवीके है वो पालिका केवीके राजस्थान के अंदर नहीं आता है, वो आईसीआर के अंडर आता है। ध्यान रखना, किसके अंदर आता है? वो आईसीआर के अंडर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर बताया है। रोजाना शाम को 7 बजे इसी चैनल पर इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, वहाँ पर दोनों ही मीडियम में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। क्लियर है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं आपको कि
पहले तो मैंने बताया आपको कि इसमें गुणसूत्र संख्या 26 होती हैं। इसके फूलों का रंग पूछ लिया जाता है तो इसके फूलों का रंग कौन सा होता है, इसके फूलों का रंग जो होता है, फूलों का रंग कौन सा होता है, फूलों का रंग होता है पीला। अगली बात समझ में, फूलों का रंग कौन सा होता है, इसके फूलों का रंग पीला होता है। और ये बात समझ में, फूलों का रंग अगर पूछता है तो फूलों का रंग पीला होता है, प्रश्न पूछा गया है पीछे, ठीक है। और ये बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो टमाटर होता है उसका लाल रंग, यानी कि जो टमाटर का ये जो लाल रंग देख रहे हो, ये लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है लाइकोपीन। क्या बोला जाता है, लाइकोपीन बोला जाता है। इस लाइकोपीन पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण ही टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। आगे बात समझ में, लेकिन इसको प्रश्न जो पूछा जाता है वो आजकल ऐसे नहीं पूछता है, वो प्रश्न पूछता है कि जो टमाटर के अंदर जो लाइकोपिन पिगमेंट है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनता है और कैसे बनता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला देखिए क्या है प्रश्न, देखिए अगला पॉइंट जो है वो है कि जो टमाटर होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन वर्णक के कारण इसका लाल रंग होता है। आगे बात समझ में, लाइकोपीन पिगमेंट जो होता है उसके कारण होता है। और टमाटर में अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं, टमाटर में विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और सी भी पाया जाता है। आगे बात समझ में, तो ए और सी के अलावा टमाटर में विटामिन बी भी पाया जाता है, ध्यान रखना, विटामिन बी भी इसके अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो टमाटर का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा टमाटर का उत्पादन होता है जयपुर में। कहाँ पर होता है, जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा टमाटर का उत्पादन होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें और इसको शेयर करते रहें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आप इस क्लास का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम की क्लास का कमेंट करना, मैं इंग्लिश मीडियम में भी इस पूरी क्लास को प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर अदर क्लासेज मतलब अदर टॉपिक्स भी चाहिए आपको तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगले सवाल, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है हमारा कि जो टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान पूछा जाता है बार बार। तो टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 15 से 27 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान, 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। आगे बात समझ में, टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। लेकिन वो कभी कभी पूछ लेता है कि टमाटर में अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए। तो अंकुरण के लिए आपको ध्यान रखना है कि टमाटर में अंकुरण के लिए अगर तापमान पूछता है तो 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस तापमान अंकुरण के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और 15 से 29 के बीच में भी अगर तापमान रहता है तब भी पौधे में अंकुरण हो जाता है, ठीक है। 15 से 29 के बीच में रहता है तो भी अंकुरण हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इसमें परागण हेतु तापमान बार बार पूछता है कि परागण जो होता है, परागण का मतलब परागकणों का अपने स्थान से हटकर वर्तिकाग्र पर गिरना और फल का निर्माण करना, ठीक है। तो परागण के लिए अगर पूछता है तो परागण हेतु तापमान कितना होता है, परागण हेतु तापमान पूछता है तो परागण हेतु तापमान चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान परागण हेतु अच्छा माना जाता है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा था एक लाइकोपिन पिगमेंट के बारे में बता रहा था। तो जो लाइकोपिन पिगमेंट होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पर, 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बनता है। देखिए लाइकोपिन पिगमेंट जो होता है वो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा बनता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर बनता है, 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा बनता है। और अगर जो तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर जो लाइकोपिन पिगमेंट होता है वो बनना रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, बनना बंद हो जाता है या रुक जाता है। आगे बात समझ में, यानी कि 21 से 23 के बीच में तो सबसे ज़्यादा बनेगा। अगर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो चुका है, दैट मीन्स जो लाइकोपिन पिगमेंट है वो बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में उसका नतीजा ये होगा कि जो टमाटर हैं वो पक तो जाएंगे लेकिन उसका कलर कैसा रहेगा, उसका कलर पीला ही रह जाएगा। आगे बात समझ में। और मार्केट में टमाटर वही अच्छा तरीके से बिकता है जिसका रंग कैसा हो, जिसका रंग हो लाल। यानी कि अगर पीला टमाटर कोई देखता है तो उसके दिमाग में क्या जाता है कि यार ये कच्चा टमाटर है, और उसकी जो मार्केट की कॉस्ट होती है वो कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट गिर जाती है, या उसका बाजार के अंदर भाव जो होता है वो भाव गिर जाता है। इसीलिए लाल रंग के जो ताजे टमाटर होते हैं उनको भाव अच्छा मिलता है, इसीलिए लाल रंग का महत्व ज़्यादा है टमाटर की फसल में। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है
अगला पॉइंट ये है कि इसके लिए मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी के लिए लगभग सभी प्रकार की जो मिट्टी खेती के लिए जो मिट्टी मानी गई है वो बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा जो होती है वो सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं उसके लिए लगभग अच्छी मानी जाती है। हालांकि काजू की फसल की अगर बात करें तो जो काजू उगाते हैं काजू के लिए बंजर भूमि अच्छी मानी जाती है। कौन सी भूमि? बंजर भूमि या वेस्ट लैंड अच्छी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में जो बलुई मृदा है उसमें लगभग सभी प्रकार की फसलों को उगाया जा सकता है, ठीक है। अगर पीएच मान की बात करें तो लगभग 6.5 से 7 पीएच, 6.5 से 7 पीएच मान की अगर मृदा है तो वो टमाटर के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे बात समझ में। और रंग से रिलेटेड मैं आपसे और बता देता हूं कि अगर आपकी फसल, जहां पर आपकी फसल उगी हुई है, जहां पर आपकी टमाटर की फसल उगी हुई है, अगर उसके अंदर तापमान, अगर उसके अंदर आपका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया, तो 10 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे तापमान हो गया है तो ना तो आपका पीला रंग बनेगा और ना ही आपका लाल रंग बनेगा। आगे बात समझ में। फिर वो रंग जो रहेगा वो रंग लगभग हरा रहेगा, हरा मटमेला रंग रहेगा। तो ये ध्यान रखना 10 डिग्री सेल्सियस तापमान इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 10 डिग्री सेल्सियस पर ना तो पीला बनता है और ना ही लाल बनता है, ठीक है। क्लियर है? अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट कुछ उन्नत किस्में हैं जो बार बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या क्या किस्में हैं देखिए। सबसे पहले उन्नत किस्मों की बात करूँ तो एक प्रश्न पूछा जाता है पूसा शीतल, ठीक है। देखिए पूसा शीतल अलग है, अर्का शीतल अलग है और सिर्फ शीतल पूछता है तो अलग है, ठीक है। तो तीनों ही वेराइटीज़ जो हैं वो वेराइटी के लिए मैंने अलग से एक क्लास बनाई है जिसमें कंफ्यूज करने वाली जो वेराइटीज़ होती हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो उसमें अपने जितनी भी एग्रीकल्चर की कंफ्यूज करने वाली जो वेराइटीज़ हैं या मिलती जुलती जो वेराइटीज़ हैं उनके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है आपको, तो वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पूसा शीतल की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये किस्म क्या करती है। ये किस्म ठंडे स्थानों पर, यानी कि जो ठंडे स्थान होते हैं उस ठंडे स्थानों पर इस किस्म को आसानी से उगाया जा सकता है। कैसे उगाया जा सकता है? क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो टमाटर होती है वो पाला के प्रति संवेदनशील होती है। यानी कि संवेदनशील का मतलब पाला जो होता है वो टमाटर की फसल पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है। और ये बात समझ में। तो पाले से बचाने के लिए कौन सी किस्म उगानी चाहिए? पाले से बचाने के लिए हमें उगानी चाहिए पूसा शीतल। कौन सी उगानी चाहिए? पूसा शीतल हमें उगानी चाहिए, ठीक है। इस किस्म की विशेषता क्या है? तो इस किस्म की विशेषता या इस वैरायटी की अगर स्पेशलिटी की बात करें तो ये 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उतने कम टेम्परेचर को भी ये झेल सकती हैं और पाले का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राजस्थान के ऐसे एरिया या भारत के ऐसे एरिया जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर इस किस्म को आसानी से उगाया जा सकता है पूसा शीतल। अगर पूछता है पूसा शीतल कितने डिग्री सेल्सियस तापमान तक सहन कर सकती है तो आपको जवाब देना है 8 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है। अगर इसका दूसरा नाम पूछते तो इसका दूसरा नाम पूछता है तो इसका जवाब देना है कोल्ड सेट किस्म। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, ठीक है। तो कोल्ड सेट किस्म किसे बोला गया है? तो पूसा शीतल को बोला गया है, ठीक है। शीतल का मतलब भी क्या होता है? शीतल का मतलब भी होता है ठंडा। आ गई बात समझ में। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पूसा शीतल। क्लियर है? अभी मैंने आपको एक दिन एक क्लास के अंदर बताया भी था कि जितने भी नाम होते हैं जिनके आगे क्या लगा होता है? पूसा लगा होता है, वो सारी की सारी किस्में कहाँ से निकली होती हैं? IARI से निकली होती है। क्यों IARI से क्यों निकली हुई होती है? क्योंकि पूसा जो शब्द बना है वो शब्द कैसे बना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। पूसा का मतलब होता है, पी का मतलब होता है फिप्स और USA का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इससे पूसा शब्द बना है, ठीक है। तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब दूसरी वैरायटी जो है, दूसरी वैरायटी कौन सी है? दूसरी वैरायटी है अपनी पूसा हाइब्रिड 3, ठीक है। तो पूसा हाइब्रिड 3 की क्या विशेषता है? देखिए पूसा हाइब्रिड 3 की अगर विशेषता की मैं बात करूं तो ये गर्म स्थानों पर, जो भारत के गर्म स्थान है या राजस्थान के जो गर्म स्थान है वहां पर इसको उगाया जा सकता है। और 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले जो क्षेत्र हैं या एरिया हैं वहां पर भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो इसका जो ऊपर वाली थी वो ठंडे स्थानों पर थी तो उसको कोल्ड सेट किस्म बोला है, और जो नीचे गर्म स्थानों पर है तो इसको हॉट सेट किस्म बोला गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं अगली जो किस्म है उस अगली किस्म की बात करते हैं। तो अगली किस्म है आपकी अर्का मेघाली, ठीक है। अब अर्का मेघाली की विशेषता क्या है? देखिए मेघाली का मतलब मेघाली मतलब मेघ। मेघ का मतलब क्या होता है? मेघ का मतलब होता है बादल। बादल क्या करते हैं? बादल करते हैं बरसात। आगे बात समझ में। बादल क्या करते हैं? बरसात करते हैं। तो जो अर्का मेघाली किस्म है वो अर्का मेघाली किस्म की विशेषता क्या है? अर्का मेघाली किस्म की विशेषता है कि राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा आधारित टमाटर की खेती की जाती है, जहाँ पर वर्षा आधारित टमाटर की खेती की जाती है उन क्षेत्रों में इस किस्म को आसानी से उगाया जा सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ, मैं पक्का बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है और किस्मों से और टोमेटो से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये मुख्य सब्जी है तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप क्लास को थोड़ा ध्यान से अटेंड करें, ठीक है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं
आपको इसका अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 पार्ट में ये वीडियो या ये क्लास बनाऊंगा मैं। अगर इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपकी अगर मैं बात करूं वैरायटी की, तो नेक्स्ट वैरायटी है आपकी पूसा रूबी, ठीक है। पूसा रूबी की अगर मैं बात करूं, देखिए पूसा रूबी की मैं बात करता हूं। पूसा रूबी की विशेषता क्या है? पूसा रूबी की विशेषता ये है कि एक तो ये सबसे फेमस वैरायटी है, और दूसरा क्या है, अचार और चटनी बनाने के लिए उपयुक्त है। अगर आपसे पूछता है कि अचार और चटनी बनाने के लिए कौन सी किस्म सबसे अच्छी मानी गई है, तो पूसा रूबी जवाब देना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि रूबी किसकी किस्म है, ठीक है। तो रूबी किस्म पूछता है तो बेटा ध्यान रखना, रूबी किस्म तो अनार की है, और पूसा रूबी पूछता है तो पूसा रूबी टमाटर की है, ठीक है। इसी प्रकार के कंफ्यूज क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर वहाँ आप इस पूसा रूबी और रूबी के आंकड़े में उलझ के रह जाते हो और वहाँ पर गलती कर बैठते हो। तो ध्यान रखना, पूसा रूबी पूछता है तो टमाटर, और रूबी पूछता है तो अनार। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं पूसा दिव्या। पूसा दिव्या की बात करते हैं तो पूसा दिव्या क्या है? पूसा दिव्या की बात करते हैं तो पूसा दिव्या की जो विशेषता है वो ये है कि ये एकमात्र उत्परिवर्तित किस्म है। उत्परिवर्तित किस्म का मतलब क्या है? इसमें आर्टिफिशियल तरीके से उत्परिवर्तन कराया गया है। उत्परिवर्तन किसमें कराया गया है? उत्परिवर्तन इस टमाटर की जीनी संरचना में कराया गया है। जीनी संरचना में उत्परिवर्तन कराने से क्या हुआ है कि इसके अंदर कुछ लक्षण ऐसे थे जो लक्षण क्या कर रहे थे, टमाटर को मतलब उसकी गुणवत्ता को खराब कर रहे थे, तो उनको हटाकर उनकी जगह दूसरे लक्षण को डाला गया है। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कृत्रिम उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन कह सकते हैं। तो एकमात्र उत्परिवर्तित किस्म पूछता है तो पूसा दिव्या जवाब देना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली किस्म की। तो अगली किस्म देखिए क्या है। अगली किस्म की बात करें तो नेक्स्ट किस्म है कर्नाटक संकर, ठीक है। तो कर्नाटक संकर की बात करें तो ये पहली व्यावसायिक संकर किस्म है। व्यावसायिक मतलब कमर्शियल हाइब्रिड का, कमर्शियल हाइब्रिड का मतलब है व्यावसायिक संकर किस्म में व्यवसाय के हिसाब से और निजी तौर पर इस किस्म को विकसित किया गया था। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सबसे कंफ्यूज क्रिएट करने वाली वैरायटी है उसकी बात करें तो है अगली अंगूर लता, ठीक है। अब अंगूर लता जब वो प्रश्न पूछता है कि अंगूर लता किसकी किस्म है, और ऑप्शन में वो क्या देता है? ऑप्शन में वो आपको जरूर से देता है अंगूर। तो जिन बच्चों ने अंगूर लता नहीं पढ़ा होता है वो सीधा ठोक के आते हैं अंगूर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा टमाटर, ठीक है। तो वहाँ पर अंगूर नहीं ठोकना है, वहाँ पर आपको राइट आंसर देना है टमाटर। अंगूर लता किसकी किस्म है? अंगूर लता किस्म है टमाटर की। अब इसका नाम अंगूर लता क्यों रखा गया है तो इसको भी समझना है। देखिए ये जो किस्म है इस किस्म की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो अंगूर होता है, अंगूर का क्या होता है? वो एक बेल होती है। लता का मतलब भी बेल ही होता है, ठीक है। लता और बेल एक ही चीज़ है। तो अंगूर क्या होती है? अंगूर का पेड़ नहीं होता, उसकी एक बेल होती है, और उस बेल को क्या, वो बेल क्या करती है? वो बेल किसी का सहारा लेके फैलती है। आगे बात समझ में। उसका तना क्या होता है? कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है, इसलिए वो खुद के सहारे पे खड़ा नहीं रह सकता, और वो किसी न किसी सहारे पर चढ़ता है या किसी न किसी सहारे पर उसको फैलाया जाता है। आगे बात समझ में। सेम ऐसी की ऐसी ही ये वैरायटी है। इसकी भी क्या विशेषता है कि जो टमाटर की अंगूर लता है इसका तना भी क्या होता है? इसका तना भी क्या होता है? सख्त नहीं होता है। इसका तना भी क्या होता है? इसका तना भी मुलायम होता है। और इसके जो फल होते हैं वो अंगूर से थोड़े बड़े, मान लो अंगूर से थोड़े बड़े होते हैं और छोटी साइज़ के होते हैं, ठीक है। छोटी साइज़ के होते हैं। इसका जो पौधा होता है वो अंगूर की तरह ही फैलता है, इसीलिए इस किस्म का नाम क्या रखा गया है? अंगूर लता रखा गया है। आगे बात समझ में। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपको इस क्लास का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा कुछ और किस्में हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे पंजाब छुआरा। अब पंजाब छुआरा है, इसका दूसरा नाम पूछ लिया, एक एग्जाम में पूछा कि पंजाब छुआरा है, उस किस्म का दूसरा नाम क्या है? तो इस किस्म का दूसरा नाम क्या है? इसको सेमा भी बोला जाता है। और इसकी क्या विशेषता है? इसके फल जो होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं। इसके फल जो होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं। नाशपाती भी एक फल होता है जो सेम से मिलता जुलता है, लेकिन क्वालिटी जो होती है उसकी या उसके जो गुण होते हैं वो सेम से अलग होते हैं, यानी कि एप्पल से अलग होते हैं, ठीक है। तो नाशपाती के आकार के फल किससे हैं? किस किस्म के होते हैं? पंजाब छुआरा या सेमा के होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिसार अनमोल। हिसार अनमोल की विशेषता है कि ये विषाणु रोधी है, यानी कि इसके अंदर वायरस डिजीज नहीं लगती है, ठीक है। अगला बात करते हैं, वायरस से याद आया कि अभी कोरोना वायरस है और बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है। तो आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी, मास्क लगाइए और हाथों को सैनिटाइज कीजिए और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करके रहिए और घर पर ही रहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना सिलेक्शन 152। सिलेक्शन 152 की अगर बात करें तो सिलेक्शन 152 है, इसकी विशेषता ये है कि ये दूरस्थ बाजारों का मतलब ये है कि जैसे आपको लगभग 250 किलोमीटर दूर
टमाटर भेजने हैं या 250 से 500 किलोमीटर दूर आपको टमाटर भेजने हैं, ठीक है। अब टमाटर की एक विशेषता होती है कि टमाटर पकने के बाद में लगभग कुछ समय बाद में ये क्या हो जाता है, इसकी जो स्किन होती है, इसकी जो छाल होती है वो क्या हो जाती है, वो अंदर का जो गुदा होता है वो सड़ना चालू हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी किस्म को विकसित किया गया जिसको लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो इसको दूरस्थ बाजारों पे भेजने के लिए सिलेक्शन 152 किस्म सबसे अच्छी मानी गई है। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिसार अनमोल की, ठीक है। हिसार अनमोल की अगर बात करें तो हिसार ललित की अगर बात करें तो हिसार ललित का जो दूसरा नाम है, हिसार ललित का दूसरा नाम है NT18। क्या है? हिसार ललित का दूसरा नाम NT18 है और टमाटर की एक प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है। हिसार अनमोल क्या है? टमाटर की एक प्रसिद्ध किस्म है और इसको NT18 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे जो फेमस वैरायटी है टमाटर की, उसकी बात करते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न नेट, ICR, JRF इसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, सब में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि फ्लेवर सावर, एक तो सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि जो फ्लेवर सावर है वो किसकी वैरायटी, तो ध्यान रखना फ्लेवर सावर किसकी वैरायटी है? टमाटर की वैरायटी, ठीक है। फिर वो प्रश्न पूछता है कि जो फ्लेवर सावर है वो किस प्रकार की किस्म है, तो ये ट्रांसजेनिक किस्म है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो छिलका होता है वो सख्त होता है, इसका छिलका सख्त होता है और ये लंबे समय तक सड़ता नहीं है, ठीक है। अब ये सड़ता क्यों नहीं है, तो इसको भी समझना है। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? जीन को ट्रांसफर करके, किसी जीन को ट्रांसफर करके या किसी जीन का ट्रांसफर इसके अंदर करके इसको विकसित किया गया है। अब देखिए जो टमाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसका जो अंदर का छिलका होता है वो क्या हो जाता है, वो कुछ समय बाद में, अंदर का जो गुदा होता है वो कुछ समय बाद में सड़ने लग जाता है। तो उसको सड़ने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, उस कारक को उस फल से निकाला, यानी कि उस जीन को वहां से निकाला और उसकी जगह किसी ऐसे जीन को ट्रांसफर किया जो उसको लंबे समय तक सड़ने से रोकता है। इसी को अपन ट्रांसजेनिक टमाटर या फ्लेवर सावर के नाम से जानते हैं और इसका जो छिलका होता है वो सख्त होता है। आगे बात समझ में, इसका अगर दूसरा नाम पूछता है तो इसका दूसरा नाम क्या है? CGN 895642, ठीक है। ये दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगले बात करते हैं अर्का सौरभ। अर्का सौरभ की अगर बात करें तो ये संसाधन हेतु सबसे उपयुक्त है। संसाधन का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग, दैट मीन्स सॉस और केचप बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, या चटनी और अचार भी आप कह सकते हो। क्लियर है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, अगला है आपका कुछ विदेशी किस्में भी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो विदेशी किस्मों की अगर बात करें तो पूसा रेड पल्प, फिर स्वीट 72, फिर सावोक्स, फिर बेस्ट ऑफ ऑल ड्वार्फ मनी मेकर, ठीक है। ड्वार्फ मनी मेकर, ये वेराइटीज़ हैं, ये क्या है, ये विदेशी किस्में हैं। तो विदेशी किस्में भी वैसे तो नहीं पूछता है लेकिन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं अन्य किस्मों की, तो पूसा गौरव, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पंत बहार, अर्का अभिजीत, अर्का आहुति, अर्का विकास, पूसा अनुपम, अर्का आशीष, पूसा सदाबहार, पंजाब केसरी और मार्गलोब, ठीक है। ये सारी की सारी जो वेराइटीज़ हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें से मार्गलोब जो है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब के अलावा एक वैरायटी और होती है जिसको बोलते हैं केकरूथ। क्या बोला जाता है? केकरूथ। तो अगर आपको पता नहीं है कि केकरूथ किसकी वैरायटी है, तो केकरूथ जो वैरायटी है वो किसकी है? टमाटर की है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये जितनी भी वैरायटी थी ये किसकी थी? ये टमाटर की थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो बीज दर है और बीज दर के अलावा आपकी बीजोपचार है, पौधशाला है, इसके अंदर सभी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अब नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएंगी उस स्लाइड में अपन क्या डिस्कस करेंगे, बीज दर के अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बीज दर की अपन बात करते हैं। तो बीज दर की अगर बात करूँ तो सबसे पहले बीज दर संकर और सामान्य दो प्रकार की होती है। टमाटर जो सब्जियां होती हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों के अंदर बीज दर जो होती है वो लगभग क्या होती है, 2 या 3 प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। एक संकर होती है, एक सामान्य होती है, यानी कि एक हाइब्रिड होती है और एक क्या होती है, हाइब्रिड के साथ साथ एक होती है नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपसे पूछता है कि संकर किस्मों की बुआई के लिए, तो संकर किस्मों की सीड रेट होगी 125 से 175 ग्राम प्रति हेक्टर। कितनी होगी? 125 से 175 ग्राम प्रति हेक्टर। अगर नॉर्मल सीड रेट पूछता है तो नॉर्मल 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है। टमाटर की भी सीड रेट यही होती है, एग प्लांट यानी कि जो बैंगन होता है एग प्लांट, उसकी भी सीड रेट यही होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीजोपचार की। तो बीजोपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? सीड ट्रीटमेंट के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए सीड ट्रीटमेंट का मेथड जो है वो मेथड क्या है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा गया है कि सीड ट्रीटमेंट करने का सही तरीका क्या है। तो इसका जो तरीका है वो तरीका क्या है, चलो वो किसी नेक्स्ट क्लास में मैं बताने की आपको बताऊंगा। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, पौधशाला। अब बात करते हैं पौधशाला। तो पौधशाला की अगर बात करें
तो क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको इसी में कंप्लीट कर दूँ, वो किसी और क्लास में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। पौधशाला की अगर बात करें या नर्सरी की बात करें तो नर्सरी कितनी चाहिए, तो नर्सरी का एरिया चाहिए लगभग 250 वर्ग मीटर, ठीक है। 1 हेक्टर की पौध तैयार करने के लिए 250 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। अगर आपको पूछता है कि एक सामान्य नर्सरी की 1 हेक्टर की पौध तैयार करने के लिए कितनी नर्सरी की आवश्यकता होती है, तो इसका जवाब देना है आपको 250 वर्ग मीटर, ठीक है। लेकिन अगर धान के लिए पूछता है तो 1000 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, धान यानी कि आपका जो राइस होता है, पेडी होता है, उसके लिए 1000 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। मतलब 1 हेक्टर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं रोपण की, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि AS 2015 के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि नर्सरी की मृदा को उपचारित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फार्मेलिन या फार्मेल्डिहाइड या फार्मेलिन के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जब अपन नर्सरी के अंदर पौधे लगा रहे होते हैं तो पौधे लगाने के लगभग 1 माह पूर्व फार्मेलिन के जलीय विलयन से या फार्मेल्डिहाइड से नर्सरी की मृदा को उपचारित कर लिया जाता है। आगे बात समझ में, जो क्या करता है, ये नर्सरी की मृदा को उपचारित करने से लगभग इसके जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं अपन रोपण की, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग की। तो ट्रांसप्लांटिंग की अगर बात करें तो वैसे तो टमाटर की फसल पूरे साल ही अपने को उपलब्ध रहती है, लेकिन खरीफ में पूछता है तो जुलाई अगस्त, और ग्रीष्म या जायद में पूछता है तो फरवरी मार्च। आगे बात समझ में, फरवरी मार्च में इसको क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग इसकी की जाती है, ठीक है। अगर फसल ज्यामिति यानी कि क्रॉप की या प्लांट डिस्टेंसिंग पूछता है, लंबाई और इसकी लंबाई L/N यानी कि लाइन से लाइन की दूरी, और P प्लांट से प्लांट की दूरी पूछता है तो 70 × 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 × 60 सेंटीमीटर जवाब देना है, ठीक है। आगे बात समझ में, जितनी भी सब्जियां हैं उसमें जो पौधे लगाए जाएंगे वो हमेशा सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे, ठीक है। लगभग सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे, और फल वृक्ष जो होंगे उन फल वृक्षों को हमेशा मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने आज आपको एक क्लास ली है, ये क्लास मैंने आपको मतलब इसका फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करवाया है। अब इस फर्स्ट पार्ट का रिस्पांस देखते हैं कैसा लगता है आपको। कमेंट देखूंगा मैं, लाइक देखूंगा मैं। अगर इसके ऊपर 100 ऊपर लाइक आ जाते हैं और 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, दैट मीन्स मैं इसका सेकंड पार्ट डाल दूंगा। अगर आपको इसके सेकंड पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करना। अगर आपको इसके इंग्लिश वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बात समझ में, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वाली क्लास कैसी लगी, और सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के रिस्पांस के आधार पर डालूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, रोजाना शाम को 7 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस के इसी ऑफिशियल चैनल पर लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें 10,000+ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं आपको। तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।